हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद द लॉ कॉन्सेप्ट एटीएलसी पर। और आज हम लोग सेक्शन 2 ऑफ द बीएनएस को समझने जा रहे हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 2 की अगर हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर ये क्या है, एक डेफिनीशन सेक्शन है, ये डेफिनीशन क्लॉज है किसमें, आपके बीएनएस में। तो एक चीज तो सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए अपने दिमाग पर, और ये है ये नोट। ये नोट क्या कहता है कि आपको बस एक चीज दिमाग में रखना है कि ओनली सेक्शंस इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, फॉर द प्रीलिम्स। बहुत डीप में एनालाइज आपको सेक्शंस नहीं करना है। ये आपका एक साधारण लैंग्वेज में कहें तो रटने वाला पूरा का पूरा डेफिनिशन क्लॉज है जो कि आपको याद करना है। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अलग से समझाऊंगा, लेकिन मेजरली आपको सिर्फ, क्योंकि डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलता है सेक्शन बेस्ड, तो आपको करना क्या है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, आपको प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना है। आपको क्या करना है वहां पर, अगर जुडिशरी के लिए देख रहे हैं तो सीधे सेक्शन आने वाला है, और अगर जेआरएफ के लिए भी पढ़ रहे हैं तो भी यहाँ से सेक्शन ही डिड्यूस होने वाला है कि भाई पर्टिकुलर सेक्शन में क्या लिखा है या ये चीज किस सेक्शन में है। तो आपको एक चीज दिमाग को अपने समझा लेना है कि डोंट वेस्ट द टाइम इन गोइंग deep into the analysis of the definitions. One thing you have to remember, and that is the important section. चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 2 कहता है इन दिस संहिता अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। सीधी सी बात है, जो बात आपको आगे बताने जा रहे हैं सीधे तौर पर उसका वही मतलब होगा। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जब कुछ और कहा जा रहा है सिवाय उस कंडीशन को छोड़ करके। तो एक्ट का मतलब क्या होता है, कृत्य का मतलब क्या होता है, डिनोट एज वेल सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। कोई एक पर्टिकुलर आपने काम किया, वो भी क्या है, एक्ट है, कृत्य है। कोई आपने उसी में मल्टीपल काम किए तो वो सीरीज ऑफ एक्ट अपने आप में क्या है, बंच क्या है, ये भी एक्ट की डेफिनेशन के अंतर्गत ही आएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सीधे। तो अगर आपसे पूछे एक्ट कहाँ है, टू सबसेक्शन 1, इतना याद करना है। दूसरा, एनिमल की डेफिनेशन कहाँ है, एनिमल मींस एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एनिमल के अंतर्गत ह्यूमन बीइंग को छोड़ दें तो बाकी जितने लोग आ रहे हैं वो क्या है, सभी के सभी जानवर हैं, एनिमल है। नेक्स्ट वन इज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा। चाइल्ड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, पहला याद कर लीजिएगा, टू सबसेक्शन 3। चाइल्ड मींस एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ द 18 इयर्स। वेरी स्पेसिफिक, यहाँ पर माइनर वगैरह कुछ नहीं लिखा गया है, सीधे 18 साल ही लिख दिया गया है। तो ये भी पूछ लेगा कि बीएनएस में चाइल्ड बिलो द एज किस कौन सा है, 16, 15, 12, 18, कौन सा, तो आपको ध्यान रखना है 18। ठीक, एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 3। काउंटरफीट का क्या मतलब होता है, काउंटरफीट, अ पर्सन इज सेड टू बी काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग बाय मींस ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। काउंटरफिटिंग का मतलब क्या है, एक कोई एक चीज आप बना रहे हैं जो कि किसी के क्या है, मेरी किससे कॉपी है, हूबहू बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, और आपका जो उसको बनाने का इंटेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटेंशन क्या है, कि उस रिजेम्बलेंस से वो जो कॉपी दिख रहा है किसी को आपको धोखा देना है, डिसेप्शन करना है। ठीक है, और नोइंगली इट इज लाइकली टू बी दैट डिसेप्शन विल बी देयर ऑफ प्रैक्टिस, या आप ये जानते हैं कि इससे क्या किया जा सकता है, सामने वाले को धोखा दिया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है, काउंटर फिट कहलाता है, याद रहेगा। इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, पहला, इट इज एन एसेंशियल, it is not essential to counterfeiting that the imitation should be exact। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि इमिटेशन जो है वो कैसा एग्जैक्ट हो, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, where a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby। ये resemblance इस प्रकार का है कि उससे आप किसी को धोखा दे सकते हैं, thereby it shall be presumed, तो ये एक प्रिजम्पशन किया जाएगा, क्या, दैट अ पर्सन इज सो कॉजिंग टू बी वन थिंग टू बी रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडेड बाय मींस ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और न्यू इट। तो उससे ये डिड्यूस किया जाएगा कि आप धोखा दे सकते हैं या धोखा देने के लिए आप इसे बनाया है, अनलेस
until contrary is proved। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये ध्यान में क्या रखना है, अगर कोर्ट में कभी ये प्रूफ करना पड़ता है तो यह आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि सर ऐसा है, ये भले ही रिजेम्बलेंस के तौर पे मैंने बनाया, ये बिल्कुल हूबहू उसी चीज की नकल है, लेकिन मेरा ऐसा कोई आशा ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट तो ये प्रिज्यूम्पशन लेकर के चल रही है कि हम ये प्रिज्यूम करेंगे। आप बताइए कि आपके साथ क्यों ना किया, जो ऊपर से यहाँ पे लिखा गया शैल बी प्रिज्यूम्ड, देख रहे हैं भाई साहब, करेगा ही करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और इस सेक्शन में ये भी जान लीजिएगा, काउंटर फिटिंग से लेकर के यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहता है कि दिस सेक्शन नोवेयर रिस्ट्रिक्ट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफेंस। यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट मैटर को लेकर के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है काउंटरफीट में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। काउंटरफीटिंग से जनरली हम क्या समझते हैं, कॉइन की काउंटरफीटिंग कर ली, ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। इवन आप फॉरेन करेंसी भी अगर क्या करते हैं, रिजम्बलेंस के तौर पर तैयार करते हैं, तो वो भी क्या है, काउंटरफीटिंग है, विद इन द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या होता है, कई लोगों से मैं पूछ लेता हूँ, कोर्ट जाते हैं, हाँ क्या होता है कोर्ट, नहीं पता होता। व्हाट इज कोर्ट, आपको ये नहीं पता, बेसिक नहीं पता है, तो बीएनएस के अगर संहिता की बात करते हैं तो इसके अनुसार ये कोर्ट किसे मानता है, मींस अ जज। ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, कोर्ट मींस अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन, और a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। तो अगर आपसे कोई बहुत एकदम बेसिक से पूछे कोर्ट क्या है, तो आप कह देंगे जज साहिबी क्या है, कोर्ट है। और जज साहब जो है वो एम्पावर्ड बाय लॉ होने चाहिए कि वो जुडिशियली एक्ट करेंगे, या तो अकेले कर रहे होंगे या तो बॉडी ऑफ जजेस के साथ में कर रहे होंगे, बेंच शेयर कर रहे होंगे, है ना। तो वही क्या है, आप सीधे तौर पे कहेंगे कोर्ट इज द जज। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी आगे आपको ये भी देखने को मिलेगा जज कौन। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे पूछूंगा कोर्ट क्या है, तो आप कहेंगे जज है। मैं कहूंगा और डीपली इसको डिस्क्राइब कीजिए, तो भी जज वाली डेफिनेशन में हम लोग देख लेंगे। डेथ का मतलब क्या है, मीन्स द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। अगर आप बीएनएस में कहीं भी अंदर शब्द डेथ इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये बना किसके लिए है, ह्यूमंस के लिए है। ठीक है, तो आपको डेथ का मतलब प्रिजम्पशन ये लेना है कि देयर इज सर्टेनली द डेथ ऑफ द पर्सन, नॉट द ऑफ द एनिमल। ठीक, डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग with intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to the another person। तो ये एक चीज है, डिसऑनेस्टली अगर कहीं शब्द इस्तेमाल किया गया है तो या तो उससे किसी को रॉन्गफुल गेन हुआ हो, किसी एक पर्सन को, या किसी अदर पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हुआ हो। एक चीज यहाँ पर आपको मैं बताना भूल गया, यहाँ नोट कर लीजिए कि जो कोर्ट है, कोर्ट में जो जज साहब बैठते हैं वो दो प्रकार के काम करते हैं, यहाँ पर जुडिशली पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोर्ट में जज साहब जुडिशियल वर्क कर रहे हैं, कोई ज्यूरल रिलेशन फाइंड वगैरह कर रहे हैं, तो ही इज द कोर्ट। अगर जज साहब, एक सवाल बनता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं, तो क्या ये कोर्ट समझे जाएंगे। तो इसके लिए केस का नाम लिखिएगा, इसके लिए केस का नाम लिखिएगा वरदा कांत, वरदा कांत मिश्रा वर्सेस वर्सेस रजिस्ट्रार उड़ीसा हाई कोर्ट, रजिस्ट्रार उड़ीसा हाई कोर्ट, AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट केसेस 374। इस केस में क्या कहा गया, द कोर्ट ऑब्जर्व व्हेन अ जज इज एक्टिंग इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, जब कोई जज जो है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में वर्क कर रहा है, एंड नॉट हिज इन जुडिशियल कैपेसिटी, any comment made against him does not
amount to the contempt of the court। तो आपको ये पता है कि अगर आप जज साहब को कुछ पैश में आकर के उल्टा सीधा बोल दिए तो भाई साहब शिव तांडव होके रहेगा, क्योंकि जज साहब क्या है अभी, ऑल इन ऑल माई बाप हैं, हुजूर हैं वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आपके खिलाफ वो चला सकते हैं। लेकिन अगर वो जुडिशियल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज वर्किंग इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, और तब आपका शब्द उन पर भारी पड़ गया तो वो कंटेम्प्ट ड्रॉ आपके खिलाफ नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे भाई डिसऑनेस्टली का, तो जनरली इसका जो मीनिंग है वो किससे रिलेट करता है, प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। डिसऑनेस्टली जनरली यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। एक चीज और, यहाँ पे दोनों चीजें लिखी गई, गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। अगर इन सम केसेस आपने किसी के साथ डिसऑनेस्टली कोई एक्ट किया और कोर्ट में बात आई तो आप कह रहे हैं कि जी हजूर इनको मैंने क्या कहते हैं रॉन्गफुल गेन तो कराया है, बट सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस हुआ नहीं है। ठीक है। या इसके वाइस वर्सा, अगर लॉस शुड नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन गेन टू द ऑफेंडर, तो वहां पर क्या है, डिसऑनेस्टली इन्वॉल्व है, उसको आप अलग से नहीं कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो देयर मे बी लॉस टू द विक्टिम, सामने वाले को क्या हुआ है, लॉस हुआ, बट देयर मे नॉट बी गेन फॉर द एलिज्ड ऑफेंडर। तो भी क्या है, वो क्या है, यहाँ पर डिसऑनेस्टली चीजें किया गया है। एक चीज और समझिएगा, अगर इस डेफिनेशन को और क्लेरिफाई किया जाए तो इसका एक अर्थ ये निकाला जा सकता है कि टोटल एक्विजिशन या टोटल डिप्रिवेशन किसी को अगर किसी प्रॉपर्टी से किया जा रहा है, ये जरूरी नहीं है। पार्शियल भी अगर आपने किसी को लॉस किया या पार्शियल किसी को गेन कराया डिसऑनेस्टली, तो वहां पर डिसऑनेस्टली शब्द का प्रयोग उचित होगा। यहाँ तक क्लियर रखिएगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट, अब ये भी एक टर्म है भाई साहब। डॉक्यूमेंट से आप क्या समझते हैं, जनरली हम लोग समझते हैं कोई चीज है, कोई पेपर है, पीस ऑफ पेपर है या फाइल है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। बट document means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, marks, more than one of these means। या तो भाई कोई आपने पत्थर ले लिया, उस पर भी कुछ कुरेद दिया, ठीक है, पत्तियां ले ली आपने, छूल की पाती ले ली, पीपल की पत्ते ले लिए, उस पर कुछ लिख दिया, इट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट। ठीक है। या एक से ज्यादा इनमें से कर लिया, ठीक है, मतलब आपने उस पे आकृति भी बना दिया, लिख भी दिया कोई चीज, तो इट ऑल्सो कंसिस्ट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है। एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और व्हिच मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस ऑफ दैट मैटर। तो ये बहुत क्लियर कट है। मेजरली क्या याद रखना है, सेक्शन डॉक्यूमेंट किस में है, 2(8) में है, डिसऑनेस्टली किस में है, 2(7) में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पर क्या कहता है, इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मींस और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म्ड और वेदर द एविडेंस इज अटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट और नॉट। ये टोटली इमटेरियल है कि कहाँ पे लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, इसलिए तो नहीं लिखा गया कि किसी कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सके कि ना किया जा सके, ये टोटली इमटेरियल है। ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट अगर आपसे पूछा जाता है तो बहुत साधारण सी डेफिनेशन है, कहीं भर कोई भी चीज लिखी गई या बनाई गई, इट इज अ डॉक्यूमेंट। फाइन। आइए, हालांकि ये अपने आप में बहुत वाइड डेफिनेशन है। जब हम लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि कभी हुआ करता था उसको पढ़े थे, तो उसमें काफी ब्रीफली समझने को मिला। एक बार फिर से जब साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। बहरहाल यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए, क्या कहता है, ए राइटिंग एक्सप्रेस द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस। ठीक है। अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट, तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है क्या बैंक में जो चेक दिया वो डॉक्यूमेंट है, इट इज अ डॉक्यूमेंट एज पर द डेफिनेशन। A power attorney is a document. A map or a plan which is intended to be used or which may be used as evidence is a document। भाई ठीक है। A writing containing direction and instruction is a document। मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ, जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। भाई इससे आप पढ़ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसी में दो एक्सप्लेनेशन, सेकंड एक्सप्लेनेशन है,
Whatever is expressed by means of letters, figures, marks, as explained by the mercantile or other users, shall be deemed to be expressed by such letter, figures, or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed. पढ़ के आपको कुछ नहीं समझ में आया, नीचे चुप पे इलस्ट्रेशन पढ़ लो। क्या कहता है? A write his letter, his name on the back of a bill of exchange payable to his order. The meaning of the endorsement, as explained by the mercantile users, is that the bill is to be paid to the holder। तो मतलब ये क्या है, वहां पर एक नियम है, तो ये भी क्या है, डॉक्यूमेंट के तौर पे इसको कंसीडर किया जाएगा। द एंडोर्समेंट इज अ डॉक्यूमेंट एंड शैल बी कंस्ट्रक्टेड इन द सेम मैनर एज द पे टू द होल्डर। तो मतलब जो कुछ भी है भाई, अगर कोई एक वहां पर चलन है, ठीक है, जैसे आपके घर पे आया कोई, डोरबेल बजाया, तो उसको आप क्या कह रहे हैं, एक नीचे से पत्ता खसका दे रहे हैं कि हाँ यू कैन कम इन, आप नहीं पूछ रहे हैं कौन है क्या, तो इट इज फॉर्म्स अ डॉक्यूमेंट। ये क्या है, आपके यहाँ का चलन, अगर आपकी सोसाइटी या आपके पूरे शहर में यही चीज चल रहा, तो ऐसे मर्केंटाइल लॉ का अपना क्या है, यूसेज है, एक लॉ है, तो वो भी क्या है, अपने आप में एक डॉक्यूमेंट समझा जाएगा। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी।